ओके दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड साथ ही साथ जो कंस्ट्रेंट मोशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेनली इसमें क्वेश्चंस का भरमार वाले डिस्कशन होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, यहां पर एक एक करके देखो। आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एंड धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल को बढ़ाता रहूंगा। क्वेश्चन के थ्रू ये वाला पार्ट समझ में आएगा। बाकी थ्योरेटिकली इस पार्ट पे अलग से पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन में पढ़ा चुका हूं। बेस्ड ऑन दैट ये सारी चीजें होने वाली है। लेट्स सी। तो मेरे पास यहां पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, जी मेरा इस डायरेक्शन पे है। जो मेरा बेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन है वो मेरा फिक्स है, उसका लेंथ है L। इंक्लाइंड प्लेन और मास m में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है मेरा म्यू। थीटा को मैं वेरी कर सकता हूं L को फिक्स रखते हुए। तो सवाल ये है, इस थीटा के लिए मेरा स्लाइडिंग टाइम जो है वो हमारा मिनिमाइज्ड होने वाला है। वी हैव टू फाइंड द थीटा फॉर विच द स्लाइडिंग टाइम इज गोइंग टू बी मिनिमाइज्ड। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, ये स्लाइड कर रहा है तो यहां पर डेफिनेटली हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो हमारा लग रहा है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एनालाइज करूं इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है n, यहां पर लग रहा है हमारा mg। क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लाइड कर रहा है और ये स्लाइड कर रहा है तो इसका हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो यहां पर वैल्यू जो होगी दैट विल बी सिंपली म्यू n, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, n हमारे पास कितना आ जाएगा? n will be mg cos theta. So along the incline जो हमारे पास नेट एक्सीलरेशन आएगा उसको मैं a बोलता हूं। तो ma मेरे पास आ जाएगा mg sin theta माइनस म्यू n। तो हमारे पास एक्सीलरेशन a आ गया है यहां से g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। दैट इज गोइंग टू बी द एक्सीलरेशन ऑफ दिस। अच्छा, ये बेस लेंथ अगर हमारा L है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो हमारे पास आएगा that will be simply equals to L by cos theta। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, हम लिख सकते हैं L by cos theta is equals to half A into T square। तो T हमारे पास जो आ जाएगा that will be 2L by A cos थीटा इसका अंडर रूट। तो बेसिकली a cos थीटा का वैल्यू क्या है? g sin थीटा cos थीटा माइनस म्यू cos स्क्वायर थीटा। और अब मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है क्योंकि t को मुझे मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो इसका वैल्यू को मैं g/2 अगर कर दूं तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये तो मेरे पास sin 2 थीटा आ जाएगा माइनस म्यू 2 cos स्क्वायर थीटा को मैं सिंपली लिख सकता हूं cos 2 थीटा प्लस 1, ठीक है। दैट विल बी 2 cos थीटा प्लस 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा g/2 sin 2 थीटा माइनस म्यू इंटू cos 2 थीटा माइनस म्यू। तो ये वाला पार्ट को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पर दिस थिंग इज लेस देन और इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सो a cos थीटा का जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा
that will be simply g by 2 under root mu square plus 1 minus mu. ये मेरा a cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू आने वाला है. सो t का जो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा that will be under root 4l by g under root mu square plus 1 minus mu. ये हमारा t का मिनिमम वैल्यू आएगा. और ये अगर पूछेगा जो कौन सा वाला थीटा पे, शायद वही पूछा है, हाँ फाइंड थीटा, तो ये वाला क्वांटिटी जो है इस पे अगर मैं ध्यान दूं तो मैं इस वाले चीज को cos फाई माना हूं और ये वाला चीज को जो मैं है वो sin फाई माना हूं म्यू का वैल्यू. तो सिंपली यहां पर ध्यान दो, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू cos फाई और अंडर रूट सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी इसको मैं 1 माना हूं, ठीक है, और अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन फाई, इसको मैं मान लिया हूं म्यू. राइट. तो ये वाला क्वांटिटी जो हमारा है, तो साइन 2 थीटा माइनस म्यू कॉस 2 थीटा, that will be under root mu square plus 1 into sine of 2 theta minus 5. ये आ जाएगा मेरे पास. तो ये को इस चीज को मैक्सिमाइज करने के लिए this thing must be equals to this thing must be equals to 1, यानी 2 theta plus 5 that must be equals to pi by 2, यानी theta will be pi by 4 minus 5 by 2. एंड फाई अगर निकालना है तो tan फाई जो है वो हम साफ साफ देख सकते हैं म्यू. tan फाई हमारा म्यू है, सो जो हमारा एंगल थीटा होगा दैट विल बी पाई बाई 4 half tan inverse of mu. This is the angle जिसके लिए हमारा स्लाइडिंग टाइम जो है वो हमारा मिनिमाइज्ड होने वाली है. बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कोई नया कॉन्सेप्ट जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, बस ये वाला पार्ट को मैं अलग से करा रहा हूं जो कि दिखाने के लिए इंक्लाइन प्लेन के और कंस्ट्रेंट मोशन के रिगार्डिंग किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमारे बन सकते हैं, उसका एक डिटेल्ड डिस्कशन जरूरी है, इसलिए मैं अलग से करवा रहा हूं, वरना बेसिक फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं आने वाला है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. A block slides down an inclined plane with a constant velocity having the slope angle equals to theta, and now it is projected up the same plane with same initial velocity v naught, ठीक है, with some initial velocity v naught, then how far up the incline will it move before coming to rest? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारा v कांस्टेंट बोला है डाउन द इंक्लाइन, दैट इंप्लाइज a जो है इसका जो नेट एक्सीलरेशन है वो तो हमारा 0 है. एंड डाउन द इंक्लाइन अगर हम ध्यान दें, क्योंकि मूव कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, पिछले वाले एनालिसिस से मुझे मालूम तो पड़ चुका है, जो ये वाला डायरेक्शन पे हमारा लगता है mg साइन थीटा और ये वाले डायरेक्शन पे हमारा लगता है म्यू mg कॉस थीटा. क्योंकि डाउन द इंक्लाइन आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा अपवर्ड लगने वाला है. तो सिंपली व्हाट आई कैन से इज mg sin theta that will be equals to mu mg cos theta, यानी tan theta will be simply equals to mu. जो हमारा coefficient of friction है that will be equals to mu.
और अब मैं बॉल को जो है वो डाउन द इंक्लाइन के बदले ऐसे मैंने अप द इंक्लाइन फेंका। तो अप द इंक्लाइन फेंकने पर अब मेरे पास mg sin थीटा ये भी इस डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा जो हमारा म्यू mg cos थीटा है वो भी हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका रिटार्डेशन जो है उसको मैं अगर a डैश बोलता हूं तो मेरे पास a डैश आ जाएगा सिंपली इक्वल्स टू g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। म्यू जो है वो मेरा tan थीटा है, पुट कर दो तो जो मेरा रिटार्डेशन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2g साइन थीटा। और मान लो ये इंक्लाइन के अलोंग एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो सिंपली मैं लिख सकता हूं जो v नॉट स्क्वायर माइनस 2a डैश एस दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारा होने वाला है s दैट विल बी v नॉट स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा। प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ट्रिवियल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, राइट? ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी इज लॉन्च्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन जिसका स्लोप जो है वो हमारा अल्फा है। द टाइम ऑफ एसेंट इज ईटा टाइम्स लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट, यानी नीचे आने का टाइम। तो हमें म्यू जो है वो हमें निकालना है। अच्छा, यहां पर एक चीज क्लियर हो गया होगा, जब वो चढ़ेगा तो उस टाइम पे जो रिटार्डेशन होगा दैट विल बी सिंपली जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और जब मेरा वो नीचे आएगा तो उसके दौरान जो मेरा एक्सीलरेशन होगा वो आ जाएगा मेरा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो एसेंट क्या लिख सकता हूं मैं? रिटार्डेशन A1 will be simply J sin theta और डिसेंट जो हमारा एक्सीलरेशन होगा A2 दैट विल बी G sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये वाला इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली मुझे पता होता है, ये वाला इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली मुझे पता होता है, ठीक है। मान लो मैंने कुछ वी नॉट वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया हूं, इसको मैंने कुछ वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हूं एंड फिर वो यहां पर L1 डिस्टेंस ऊपर जाता है और फिर मेरा यहां पर नीचे आता है। जो हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो हमारा दोनों केस पर डेफिनेटली सेम होने वाला है। जो हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा वो डेफिनेटली हमारा दोनों केस पर सेम होने वाला है। अच्छा, टाइम जो है मैं जानता हूं। ओके, अब ध्यान दो मैं क्या लिख सकता हूं। नाउ इनिशियल वेलोसिटी है मान लो v नॉट, जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ऑफ अपवर्ड प्रोजेक्शन दैट इज इक्वल्स टू v नॉट। तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक चीज लिख सकता हूं, v नॉट स्क्वायर माइनस 2a1l 0 है तो l जो आएगा v नॉट स्क्वायर बाई 2a1 एंड जो हमारा टाइम लगेगा 0 विल बी v नॉट माइनस a1 t1। तो ऊपर जाने का जो टाइम लगेगा दैट विल बी सिंपली v नॉट बाई a1, ठीक है। एंड v नॉट का वैल्यू पुट करते हुए अंडर रूट 2a1l बाई a1 अंडर रूट
2L/A1। अच्छा, लौटने के दौरान इनिशियली वेलोसिटी तो 0 है, तो ड्यूरिंग डिसेंट L इक्वल्स टू हाफ A2 T2 स्क्वायर, यानी T2 आ जाएगा अंडर रूट 2L/A2। ये मेरे पास T1 है और ये मेरे पास T2 है, वो मैं निकाल दिया हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बोला हुआ है दैट इज T2 इक्वल्स टू ईटा T1। तो दोनों अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, T2 स्क्वायर यानी 2L/A2 ईटा स्क्वायर इंटू 2L/A1। सो मेरे पास आ जाएगा A1/A2 यानी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू ईटा स्क्वायर। एंड नाउ सिंपली अप्लाई componendo dividendo, so what we have is 2 sin theta by 2 mu cos theta eta square plus 1 by eta square minus 1, eta square plus 1 divided by eta square minus 1। अच्छा, इसमें अल्फा के बजाय थीटा ले लो, मैंने लिखने में गलती किया हूं, ठीक है ना, समझ जाओ। सो म्यू जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी ईटा स्क्वायर माइनस 1 बाई ईटा स्क्वायर प्लस 1 इंटू टैन थीटा। प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है इस पे। ओके दोस्तों, यहां पर मैंने एक इंक्लाइन प्लेन से एक पार्टिकल को छोड़ा विद इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। जो हमारा म्यू है वो हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। म्यू का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू बी इंटू एस। तो सवाल ये है, अगर मैंने वहां पे उस पॉइंट से छोड़ा, कितनी डिस्टेंस बाद वो हमारा स्टॉप होने वाला है, ठीक है। तो मान लो कोई भी एक जनरल डिस्टेंस पर आ चुका है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जब तक स्टॉप नहीं होगा तो यहां पर इस डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा और यहां पर इस डायरेक्शन पे लगेगा म्यू mg कॉस थीटा। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन a बोल देता हूं मैं, तो a विल बी सिंपली g इंटू, वापस थीटा लिख रहा हूं, सॉरी, अल्फा, g साइन अल्फा माइनस म्यू कॉस अल्फा। ये हमारा एक्सीलरेशन होगा। एंड नाउ दिस मस्ट बी इक्वल्स टू v dv by ds। दिस मस्ट बी इक्वल्स टू v dv by ds। तो v dv मेरे पास क्या आ जाएगा, g इंटू साइन अल्फा ds माइनस g इंटू कॉस अल्फा। म्यू का वैल्यू जो है वो है मेरा bs इंटू ds। एंड सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। तो मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रल v dv g साइन अल्फा इंटीग्रल ds माइनस bg कॉस अल्फा इंटीग्रल s ds। Initially v was 0 when s was 0 and finally v will be again 0 when s will be s0। मान लो s0 उससे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये वाला चीज मैं सिंपली लिख सकता हूं। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 0 विल बी g साइन अल्फा
इंटू एस नॉट माइनस बी जी कॉस अल्फा एस नॉट स्क्वायर बाई 2। अब एस नॉट जीरो तो नहीं हो सकता है, तो वो वाला टर्म को तो हम काट देते हैं, तो एस नॉट गॉन, तो हमारे पास जी जी भी चला जाएगा। तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा दैट विल बी 2 sin अल्फा बाई b cos alpha, that is 2 tan alpha upon b. So that is the total distance traveled before it stops. Right? Okay दोस्तों, तो यहां पर क्या है, मेरा एक इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसको मैं हॉराइजेंटल एक फोर्स F से इस तरीके से पुश कर रहा हूं, और जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो है मेरा म्यू एस, और जो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है मेरा म्यू के। ना ये बोला है जो म्यू एस अगर मेरा कुछ क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा होता है तो चाहे मैं कुछ भी कर लूं ये किसी भी हालत पे हमारा ऊपर नहीं जाएगा, हमें वो क्रिटिकल वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब बोला है जो अगर म्यू एस हमारा इस क्रिटिकल वैल्यू से कम है तो हमें उसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन निकालना है। तो सिंपल बात है, चलो लेट्स सी। मैं ये वाला ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। इसके ऊपर एक तो यहां पर mg लग रहा है और एक हमारे पास ऐसे f लग रहा है, और यहां पर हमारा नॉर्मल लग रहा है n, और इसका स्लिपिंग टेंडेंसी मुझे ऊपर ले जाना है तो मेरा जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शन मेरा F होगा। ठीक है, सो ये वाला एंगल जो है वो है मेरा अल्फा, तो मैं mg को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं और f को भी दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लेता हूं। ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो यहां से मेरे पास साफ साफ आ जाएगा जो मेरा n है दैट इज f sin अल्फा प्लस mg cos अल्फा। ठीक है, अच्छा इसको स्लाइड अप करवाना है, तो स्लाइड अप करवाने के लिए f का वैल्यू जो है वो तो मुझे म्यू एस इंटू एन पे पहले लाना पड़ेगा। म्यू के का यहां पर कोई योगदान नहीं है क्योंकि स्लाइड अप करवाने के लिए मुझे पहले फ्रिक्शन जो लगेगा उस टाइम पे वो मेरा म्यू एस इंटू एन लगेगा। एंड ध्यान देना एफ कॉस अल्फा विल बी स्मॉल एफ प्लस एम जी साइन अल्फा। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, मेरे पास ये आ जाएगा जो एफ कॉस अल्फा म्यू एस एफ साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन अल्फा। सो मेरे पास f की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी mg साइन अल्फा। ठीक है, प्लस म्यू एस इंटू एम जी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस म्यू एस इंटू साइन अल्फा। सो नाउ ट्राई टू रियलाइज ये वाला क्वांटिटी मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो ऑब्वियस सी बात है कॉस अल्फा माइनस म्यू एस साइन अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी
म्यू एस मस्ट बी लेस देन, इसको इधर ले जाओ, कॉट अल्फा। तो ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करने के लिए म्यू एस हमारा कॉट अल्फा कम से कम होना ही पड़ेगा। ध्यान देना, if mu s is greater than or equals to cot alpha, no f exists। यानी जो हमारा mu s का क्रिटिकल वैल्यू है, that critical value will be simply equals to cot alpha, right? तो क्रिटिकल वैल्यू हो जो है वो है मेरा कॉट अल्फा। अच्छा ध्यान देना, इफ म्यू एस मेरा लेस देन कॉट अल्फा है तो दैट सिंपली इंप्लाइज हमारा जो स्लाइडिंग है वो स्लाइडिंग तो हमारा डेफिनेटली होने वाला है। और जैसे ही मेरा स्लाइडिंग होगा तो एक गलती मत करना, जो मेरा फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो तुरंत हो जाएगा मेरा म्यू के इंटू एन। एन का वैल्यू में तो कोई बदलाव नहीं होगा। हम सिंपली लिख सकते हैं जो एफ कॉस अल्फा माइनस एफ माइनस एम जी sin alpha, that will be m into a, that will be simply equals to mass into acceleration। तो फंडा यहां पर ये है, जो ये हमारे पास एक्सीलरेशन होगा। अच्छा फाइंड एक्सीलरेशन नहीं, फाइंड एफ मिनिमम टू राइज। वो निकाल लेते हैं, ठीक है। बाकी जो एक्सेशन निकाल लोगे इस इक्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गिवन एफ। और यहां पर जस्ट राइज करवाने के लिए ये वाला वैल्यू लगभग हमारा 0 होना पड़ेगा। तो सिंपली व्हाट आई कैन राइट इज एफ कॉस अल्फा माइनस, यहां पर अगर मैं ध्यान दूं मेरे पास n का वैल्यू ये है, तो म्यू के एफ साइन अल्फा माइनस म्यू के एम जी कॉस अल्फा माइनस एम जी साइन अल्फा, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास सिंपली जो आ जाएगा दैट विल बी एफ कॉस अल्फा माइनस म्यू के साइन अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा प्लस म्यू के कॉस अल्फा। ठीक है, ये हमारा एफ का मिनिमम वैल्यू जो है वो हमें देने वाला है। सो एफ मिनिमम to continue the movement of the body, mg sin alpha plus mu k cos alpha divided by cos alpha। अच्छा यहां पर इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना, मुझे पहले एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग टू म्यू एस। एक बार मोशन चालू हो जाए तब उसके बाद भी ये वाला फोर्स को मेंटेन करूंगा, चलेगा। लेकिन म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के होने के कारण पहले मुझे ज्यादा फोर्स लगा के बॉडी को थोड़ा सा मोशन पे लाना पड़ेगा, और एक बार मोशन पे आ जाए उसके बाद इतना फोर्स अप्लाई करते हुए उसका यूनिफॉर्म मोशन यानी मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी जो है वो मैं अपना कंटिन्यू रख सकता हूं। ओके दोस्तों, यहां पर देखते हैं। ये मेरा एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज द लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप। जो प्लेन का इंक्लिनेशन है वो है मेरा अल्फा,
जी तो मेरा इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन पर एग्जिस्ट करता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन m एंड द प्लेन दैट इज स्लाइटली लेस देन tan अल्फा, देन फाइंड द डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंग पे हमारा डिफॉर्मेशन जो है वो हमारा कितना है। ऑब्वियसली अगर मेरा अनडिफॉर्म्ड स्प्रिंग होता तो ये वाले लाइन के अलोंग ये हमारा आगे बढ़ जाता, क्योंकि mg sin अल्फा हमारा ज्यादा है, म्यू mg cos अल्फा जो है वो हमारा कम है। तो डेफिनेटली यहां पर स्प्रिंग में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन जो है वो तो हमारा होने वाला है ही है। ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, नॉर्मल का वैल्यू अगर हम चेक करें तो नॉर्मल का वैल्यू तो अभी भी हमारे पास mg cos अल्फा ही होने वाला है। नॉर्मल में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। द रीजन इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, वहां पर तो mg cos अल्फा ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के पैरेलल जो लगेगा इसके ऊपर, वो लगेगा मेरा mg sin अल्फा। यहां पर जो लगेगा वो लगेगा मेरा mg sin अल्फा। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर स्प्रिंग पे इलोंगेशन है या फिर कॉम्प्रेशन है, क्या मैं ये बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? अच्छा, अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन होता, अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन होता तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगा जिसका एक कंपोनेंट ऐसा है, एक कंपोनेंट ऐसा है, तो इसको तो ये और खींच के लेकर निकल जाएगा। ठीक है। तो इलोंगेशन होना तो डेफिनेटली मुश्किल है, तो यहां पर है तो हमारे पास पक्के से कंप्रेशन ही। तो यहां पर ये वाला डायरेक्शन के अलोंग के डेल्टा आर का कंप्रेशन जो है वो के डेल्टा आर का कंप्रेशन हमारा डेल्टा आर का कंप्रेशन के कारण इस तरीके से हमारा फोर्स लग रहा है। ठीक है। और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इसका दो कंपोनेंट है, एक इसके अलोंग और एक हमारा इसके लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग। तो यहां पर ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज थीटा। तो यहां पर ये वाला फोर्स जो होगा दैट विल बी के डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट जो होगा दैट विल बी के डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। और यहां पर ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी के डेल्टा आर इंटू साइन थीटा। सो इसके ऊपर लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग अगर मैं देखूं तो लाइन ऑफ ग्रेटेस्ट स्लोप के अलोंग हमारा दो फोर्स काम कर रहा है। एक तो मेरे पास काम कर रहा है mg sin अल्फा माइनस के डेल्टा आर कॉस थीटा, और यहां पर जो लग रहा है वो लग रहा है मेरा के डेल्टा आर इंटू साइन थीटा। और ये दोनों फोर्स को खत्म करते हुए यहां पर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ये दोनों को खत्म करते हुए हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि हमारा नेट फोर्स 0 हो जाए। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट mg sin अल्फा माइनस के डेल्टा आर कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस के डेल्टा आर साइन थीटा
इसका होल स्क्वायर। सो व्हाट कैन आई राइट? अच्छा ध्यान देना, एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू mg sin अल्फा, क्योंकि बोला है जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज वेरी स्लाइटली लेस देन tan अल्फा। ये चीज तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो f जो होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली sin अल्फा के इक्वल। ठीक है, लगभग लगभग। हाँ ऑब्वियसली बात है, एग्जैक्टली नहीं है, म्यू mg cos अल्फा है, म्यू tan अल्फा से थोड़ा सा छोटा है, बट प्रैक्टिकल लेवल पे मैं इतना एस्टिमेशन तो डेफिनेटली लगा सकता हूं। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं तो m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, m स्क्वायर g स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2k डेल्टा r cos थीटा mg साइन अल्फा प्लस k स्क्वायर इंटू डेल्टा आर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड नाउ यहां पर ध्यान दो, ये दोनों टर्म हमारा कट हो गया है। यहां पे समझ में आ रहा है कैसे आया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 1 हो जाएगा। एक के कट कर दो और एक डेल्टा आर भी कट कर दो, तो k इंटू डेल्टा आर विल बी इक्वल्स टू 2mg sin अल्फा cos थीटा। तो डेल्टा आर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सिंपली 2mg sin अल्फा cos थीटा अपॉन k। यहां पर स्लाइटली लेस देन वर्ड जो है वो हमारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसी के बेसिस में जो है मैं एस्टिमेट कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पे f का वैल्यू हमें लगभग mg sin अल्फा जो है वो हमें पुट करना पड़ेगा, राइट। ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो मेरा 37 डिग्री है। ये है मेरा m kg का ब्लॉक, ये है मेरा 10 kg का ब्लॉक। म्यूएस जो है वो है मेरा 0.5 और म्यू के जो है वो है मेरा 0.4। तो m का रेंज बताओ जिसके लिए सिस्टम हमारा रेस्ट पर हो। ध्यान देना, म्यू के हैज नो रोल इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि बेसिकली एक बार म्यूएस को हिट कर जाए, क्योंकि म्यू के उससे कम है तो मोशन हमारा स्टार्ट हो जाए, हमें म्यूएस का वैल्यू को पहुंचने नहीं देना है। तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहां पर म्यूएस को लेकर काम करना है, ना कि म्यू के। तो यहां पर दो केस होगा, एक तो हमारा 10 kg का डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, यानी m का हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा। तो अगर हम एनालाइज करना चाहते हैं लोअर लिमिट ऑफ m, क्योंकि बॉडी जस्ट मूव नहीं कर रहा है तो धागे में जो टेंशन आएगा वो तो मेरा mg ही आएगा। तो 10 kg वाला ब्लॉक को एनालाइज करते हैं। यहां पर लग रहा है 100, ठीक है। यहां पर लग रहा है n, यहां पर जो लग रहा है वो लग रहा है t। इसका डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी हम देखना चाहते हैं, तो यहां पर फ्रिक्शन जो है वो मेरा इस डायरेक्शन पे होने वाला है। सो 100 को दो कंपोनेंट पे डिवाइड कर लो, ये 37 डिग्री है, cos 37 4/5, तो ये मेरा 80 है, ये मेरा 60 है, तो नॉर्मल n आ जाएगा मेरे पास 80 न्यूटन। नाउ 60 प्लस f
will be equals to 60 will be equals to F plus T, F plus mg। ठीक है। अच्छा, F का वैल्यू जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए म्यू एस इनटू एन। जो हमारा F का, अच्छा यहां पे इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि इक्वल कर दूंगा काइनेटिक कम है तुरंत मोशन चालू हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं कर सकता हूं। म्यू एस और म्यू के अगर अलग है तो यहां पर हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पुट करना है। तो F जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन 40 न्यूटन आने वाला है। तो mg जो है वो आने वाला है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 60 माइनस 40, यानी m जो होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 kg। So that will be the lower limit of m. On the other hand, अगर मैं बात करूं upper limit of m, यहां पर 10 kg वाले का अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट होगी। टेंशन की जो वैल्यू है वो है अभी भी मेरे पास mg। बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस फ्रिक्शन जो है वो अब मेरा उल्टा लगने वाला है। तो वहां पर मेरे पास T जो आएगा दैट विल बी 60 प्लस F। ठीक है, सो सिंपली T विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन 100 न्यूटन। तो mg is strictly less than 100। m जो है वो हमारा strictly less than 10 kg होना चाहिए। तो what we can see is to remain stationary, जो m है that must be greater than 2 kg and that must be less than 10 kg। स्टेशनरी होने के लिए ये कंडीशन हमारा डेफिनेटली सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट। ओके दोस्तों, तो हमारे क्लासिक वेज वाला प्रॉब्लम है। यहां पर हमारा दो ब्लॉक है, एक m और एक 2m। यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 1/3 और यहां पे जो है वो है 2/3। तो मासेस है m और 2m, एंगल दो तरफ 45 दे रखा है। तो सवाल यहां पर ये है जो एक्सीलरेशन ऑफ m हमारा कितना होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा और फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन a हमारा कितना होने वाला है। अच्छा, लॉजिकल बात है, इस तरफ फ्रिक्शन भी कम है और 2m का मास भी ज्यादा है। तो मैंने मान लिया ये इस तरफ एक्सीलरेट करेगा a से, तो ये भी इस तरफ एक्सीलरेट करेगा a से। ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। इस तरफ लगेगा mg sin 45 और ये अपवर्ड स्लिप कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर लगेगा 2/3 म्यू mg cos 45। यहां पर लग रहा है टेंशन T, इसका एक्सीलरेशन है a। तो इसका करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो मैं लिख सकता हूं बाय √2 3√2
that is equals to ma. That is the first equation that we can write regarding the mass m. अच्छा, मास 2m के लिए क्या होगा? इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, यहां पर लग रहा है 2mg/√2 और यहां पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है जिसका वैल्यू होगा 1/3 2mg/√2, जिस कारण पे इधर एक्सीलरेशन होगा a। तो यहां पर जो मैं लिख सकता हूं वो है 2mg/√2 माइनस 2mg/3√2 माइनस t, that is 2m into a। एंड सो इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा करता हूं तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा टी गॉन, तो 2mg/√2 mg/√2 mg/√2 माइनस 4mg/3√2, that will be equals to 3ma। so मेरे पास आ जाएगा 3ma is equals to mg minus mg by 3√2, mm gone। तो मेरे पास a की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस सिंपली यानी हमने जो इधर माने हैं वो गलत माने हैं। एक्चुअल में ये ऊपर ए जा रहा है, ये इस तरफ ए जा रहा है, ये हमें लग रहा है। बट अगर हम क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा गौर से देखें, यार इधर मास भी कम है, फ्रिक्शन भी ज्यादा है, ये वाला सिस्टम का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। तो ये जो एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आ रहा है ये तो डेफिनेटली गलत है। दिस इज अ इम्पॉसिबल सिनेरियो। तो या तो हमारा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है जो तुम करके देख सकते हो, उसमें नहीं मिलेगी, या तो हमारा कोई कंसेप्चुअल ब्लंडर है जो कि हमने कोई चीज मान लिए हैं और वो चीज असली में हमारा है ही नहीं। मतलब क्या बोल रहे हो सर? मतलब बहुत सिंपल है। दिस इज a question of static equilibrium। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं blocks will not simply move। एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का हमारा 0 है। फ्रिक्शन एक्टिंग is static, not kinetic, and that's why it is not equals to μn। ये तो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का सवाल ही नहीं है। दोनों ब्लॉक्स हमारा मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में कभी भी एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव आता है, या तो लॉजिकली देख लो उसका उल्टा पॉसिबल भी है या नहीं।
अदरवाइज उल्टा सॉल्व करो, वापस एक्सीलरेशन निकालो। अगर उस पे पॉजिटिव आ गया फिर तो ठीक है, वो वैल्यू हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर उल्टे तरफ से भी नेगेटिव आ रहा है, इसका सिंपल मतलब ये है जो क्वेश्चन हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन का है ही नहीं, क्वेश्चन हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का है। एक्सीलरेशन हमारा 0 है। आईआईटी 1997 ने एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन पूछा था। हाँ, डेटा कुछ और था, वो भाड़ में जाए। वहां पर तुम सॉल्व करना चालू करोगे, एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आएगा एक तरफ, तुम उल्टा एक्सीलरेशन लिख के आ जाओगे। वो नॉर्मल एनएलएम पे चलता है, बट यहां पर हमारा नहीं चलने वाला है। द रीजन इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पर हमारा फ्रिक्शन जो है उसका लिमिटिंग वैल्यू हमेशा हिट होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसका इधर एक्सीलरेट होने का किसी भी हालात पर सवाल पैदा ही नहीं होता है। ड्राइविंग फोर्स कम है, फ्रिक्शन ज्यादा है, सो एनी हाउ सिस्टम अगर मूव करेगा इधर ही करेगा। इधर करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम ब्लाइंडली बोल सकते हैं ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का ही है। राइट। अच्छा, तो यहां पर अगर मैं 2m वाला ब्लॉक को देखूं, मान लो धागा नहीं होता, तो यहां पर जो मेरा फोर्स लग रहा है वो मेरा लग रहा है 2mg। इसका तो डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, मान लो ये नहीं है, तो यहां पर हमारा फ्रिक्शन है F। ये हम इस वाले ब्लॉक को एनालाइज कर रहे हैं, और F जो है वो है मेरा लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 2mg/√2। ठीक है। तो यहां पर जो है अगर हम ध्यान दें, ये वाला ब्लॉक तो अपने वजन के कारण नीचे आना एक्चुअल में चाह रहा है। अगर धागे के साथ बंधा हुआ नहीं होता तो ये एक्चुअल में नीचे आ जाता, और इस कारण पे यहां का जो फ्रिक्शन होगा इसका वैल्यू तो मेरे पास सिंपली 2mg/3√2 ही आएगा। और जो हमारा बचाएगा उस पे वो तो मेरा धागे का टेंशन T लगेगा। तो T की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू √2mg -√2 mg/3, so that will be 2√2 mg/3. So that will be the tension T. अब अगर हम ब्लॉक ए को एनालाइज करें, यानी लेफ्ट वाला ब्लॉक को, लेफ्ट वाले ब्लॉक पे यहां पर तो हमारा लग जा रहा है mg/√2, यहां पर टेंशन लग रहा है T। इसका अपवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो यहां पर लग रहा है फ्रिक्शन F, तो T विल बी F mg +√2। सो फ्रिक्शन का वैल्यू जो यहां पर आ रहा है लेफ्ट वाले पे, दैट विल बी सिंपली 2√2 mg/3 -mg/√2, दैट विल बी 3√2। यहां पर हो जाएगा 4 -mg 3mg, तो
तो 4 माइनस 3 mg, mg बाई 3√2। यहां पर जो हमारे पास फ्रिक्शन का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी mg बाई 3√2। एंड यहां पर जो हमारा फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है वो मेरा है 2/3 mg बाई √2। तो 2 mg बाई 3√2। तो सिंपल सी बात है, ये f हमारा f लिमिटिंग से कम हो रहा है, तो ये वाले ब्लॉक पे हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, उसको लगवाओ, टेंशन निकालो, वो टेंशन को यहां पर अप्लाई करो, वहां से हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू निकालो और वो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। एंड वही तो चीज हमें निकालनी थी, टेंशन निकाल दिए, फ्रिक्शन का वैल्यू निकाल दिए। पर मेन इंपॉर्टेंट ये है जो यहां पर हमें एक्सीलरेशन जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। एक्सीलरेशन विल बी 0। एनालिन की तरह एक तरफ मानने पर नेगेटिव आ रहा है तो तुरंत पूरा चीज को नेगेटिव मत मान लेना। बी एक्सट्रीमली कॉशियस रिगार्डिंग दैट। ओके दोस्तों, तो मेरे पास एक वेज है ऑफ मास कैपिटल M और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऑफ मास स्मॉल m। मैंने पूरा चीज को इस तरफ फोर्स दिया हूं F। वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, जिसके चलते स्मॉल m मेरा कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा। अच्छा, दोनों कंबाइंड बॉडी की तरह मूव करेगा। यहां पर तो हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन आएगा A, तो लेट्स मूव टू दिस एक्सीलरेटेड फ्रेम। हम ये वाले एक्सीलरेटेड फ्रेम पे मूव कर जाते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट चीज रहेगा। तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में मूव कर जाने पे हमें स्यूडो फोर्स जो है वो हमें लगाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम मोशन को देखें तो यहां पर जो है हमारे पास डाउनवर्ड mg है और यहां पर अब मुझे पीछे की तरफ एक ma जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी वांट टू एनालाइज F मिनिमम। तो F मिनिमम के लिए इसका डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी होगा, तो यहां पर फ्रिक्शन जो होगा वो मेरा अपवर्ड होगा इस तरीके से। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू μn। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू μn। नाउ mg का दो कंपोनेंट पे रिजॉल्व कर लो, लाइक दिस एंड दिस। ये वाला एंगल है थीटा और यहां पर भी दो कंपोनेंट ले लो, ये वाला एंगल है थीटा। तो हमारे पास n की जो वैल्यू आ जाएगी दैट n विल बी सिंपली इक्वल्स टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ठीक है, एंड यहां पर अगर हम ध्यान दें इस डायरेक्शन के अलोंग μn must be equals to mg sin theta minus ma cos theta। ये हमारे पास होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो म्यू मेरे पास आ जाएगा g sin थीटा माइनस a cos थीटा बाई g cos थीटा प्लस a sin थीटा। एंड यहां पर
अब इसको इधर ले जाओ, म्यू जी कॉस थीटा प्लस म्यू ए साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा। यानी A will be equals to G into sin theta minus mu cos theta divided by cos theta plus mu sin theta। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड ये वाला जो A का वैल्यू है वो तो मेरा है F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहां पर तो हमारा F का मिनिमम वैल्यू को लेके हमने एनालाइज किए थे, दैट विल बी F मिनिमम। तो सिंपली अब अगर देखें तो F मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमारा F का मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम लोग मान लो F मैक्स को एनालाइज करना चाहते हैं, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा यहां पर। अब हमारा जो म्यू एन है उसका डायरेक्शन पलटी मारेगा। तो टू एनालाइज F मैक्स, एन का वैल्यू तो अभी भी हमारे पास वही रहेगा, एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, बट फ्रिक्शन हमारा उल्टा हो जाएगा। तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो म्यू एन होगा, म्यू एन मेरा इस तरफ है, तो एम ए कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड सो यहां से मैं लिख सकता हूं म्यू इक्वल्स टू ए कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा बाई ए साइन थीटा प्लस जी कॉस थीटा। तो म्यू ए साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, ए कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। सो ए की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी, सिंपली इसको यहां पे ले आओ, जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और यहां पर डिवीजन में जो है वो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और वो जो वैल्यू है दैट इज एफ मैक्स बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये हमारे पास हो जाएगा एफ मैक्स बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू जो हमें लगा सकते हैं, जो कि अपर स्लिपिंग टेंडेंसी हमारा नहीं हो जाए, दैट विल बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू sin theta. So that will be the maximum value of f in this case. Okay?
ओके दोस्तों, तो इस प्रोफाइल का थोड़ा सा मास्टर क्वेश्चन बोल सकते हो। क्या है? हमारे पास एक वेज है जिसका मास है m और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसका भी मास है m। देन फाइंड द रेंज ऑफ म्यू इन द फॉलोइंग केसेस। म्यू यहां पे फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन है, ये एंगल 45 दिया हुआ है। 4 केसेस है। पहला, बोथ द बॉडीज रिमेन मोशनलेस। बी, wedge remain motionless, block slides down. Block does not slide over it, but the wedge slides, and both slides. ये 4 केसेस हमें डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर जो ब्लॉक है, ये वाले ब्लॉक के ऊपर यहां पर mg लग रहा है, यहां पर इसका नॉर्मल है n। ठीक है। अच्छा, इसका तो डाउनवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी है, तो यहां पर जो फ्रिक्शन होगा, ये फ्रिक्शन F मेरा इस तरीके से होगा। राइट। एक्सीलरेशन में दिखा नहीं रहा हूं मैं, जस्ट स्लाइडिंग इट का कंडीशन ही देखूंगा हर जगह पे। तो एक्सीलरेशन तो हमारा प्रैक्टिकली 0 होंगे। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमारा n होने वाला है, यहां पर हमारा mg, यहां पर हमारा n1। इसके ऊपर अगर ऐसे फ्रिक्शन लग रहा है तो यहां पर ऐसे फ्रिक्शन लगेगा और ये पीछे भागने का ट्राई करेगा। F less than or equals to mu n and F1 less than or equals to mu n1। ये हैं हमारे कंडीशंस। अब इस चीज को लेकर थोड़ा सा करते हैं। तो n cos 40 n equals to mg by √2 और f जो आएगा इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। सब कुछ को हॉराइजेंटल वर्टिकल में तोड़ लेते हैं। सो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं देखूं, सो n1 अपवर्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू mg प्लस n बाई √2। ठीक है, प्लस f बाई √2। ये मेरा n1 का वैल्यू है। और इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो n बाई √2 इज इक्वल्स टू f1 प्लस f बाई √2। These are the conditions जहां पे हम देख सकते हैं। अब लिमिटिंग वैल्यू हमें कहां पर हिट करवाना है, कहां पे नहीं करवाना है, उन सब के बारे में देखेंगे। अच्छा, बोथ रिमेन मोशनलेस, तो पहले वाले पार्ट के लिए जो हमारा f होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू n, और जो मेरा f1 होगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन म्यू n1। अच्छा, यहां पर n का n बाई √2 कितना हो जाएगा, mg बाई 2, और f बाई √2 कितना हो जाएगा, mg बाई 2। तो n1 की जो वैल्यू है वो तो मैं सिंपली लिख सकता हूं 2mg। ठीक है, और यहां पर अगर हम ध्यान दें तो f1 जो आ रहा है
वो मेरे पास कितना आ रहा है, n/√2। इस डायरेक्शन में n/√2 और इस डायरेक्शन में मेरे पास कितना है, f/√2। तो f1 जो है वो तो हमारा साफ साफ 0 आ रहा है। तो ये वाला कंडीशन तो ऑब्वियसली हमारा सेटिस्फाई होगा ही होगा, ये वाला कंडीशन तो हमारा ऑब्वियस है। तो ये वाला कंडीशन जो है बस इस वाले कंडीशन को हमें देखना पड़ेगा। तो सिंपली अगर हम ध्यान दें, f म्यू इंटू mg/√2, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो फर्स्ट कंडीशन में जहां पे दोनों मोशनलेस है वहां पर तो हमारा म्यू जो है वो तो हमारा डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, द वेजर रिमेन्स मोशनलेस बट द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन। ब्लॉक जो है वो स्लाइड डाउन कर रहा है एंड इट मे हैपन विथ सम एक्सीलरेशन। उसका एक लिमिट तो हमें मिल जाएगा म्यू लेस देन 1, वो बात तो हमारा ऑब्वियस है, बट एक दूसरा लिमिट भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई भी एक्सीलरेशन जो है वो तो हमारा डेफिनेटली हो सकता है। तो पार्ट बी अब हम सॉल्व करना चाहेंगे। सो ये मान लो मेरा स्लाइड डाउन करता है विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ ए। ठीक है, दिस स्लाइड्स डाउन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ ए। तो यहां पर डेफिनेटली हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, ये वाला चीज तो हमारा मूव नहीं कर रहा है, सो ये डायरेक्शन पे लग रहा है mg/√2 और इसका अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है म्यू mg/√2। तो इसका जो मेरा एक्सीलरेशन होगा a, ये वाले ब्लॉक का जो हमारा एक्सीलरेशन हो जाएगा a, दैट एक्सीलरेशन a विल बी सिंपली μ-1 g/√2। ओके, अब वेज का एनालिसिस पे आ जाओ। अब वेज का एनालिसिस बदलेगा क्योंकि यहां पर एक्सीलरेशन आ चुका है। तो ध्यान दो, यहां पर जो n लग रहा है वो तो हमारा mg/√2 ही लग रहा है। अपवर्ड यहां से mg लग रहा है, डाउनवर्ड सॉरी क्या लिख रहा हूं, डाउनवर्ड हमारे यहां पे mg लग रहा है और अपवर्ड यहां पर n1 लग रहा है। क्योंकि यहां पर अब हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन लग चुका है तो ये वाला डायरेक्शन पे जो है वो है मेरा म्यू mg/√2 और इसका इस डायरेक्शन में जो है वो है मेरा f1। सो दिस आर द एनालिसिस। सो अगेन मैं हॉराइजेंटल और वर्टिकल में तोड़ लूं तो n1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी mg, इसका ये वाला कंपोनेंट mg/2 प्लस म्यू mg/2, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू कितना आ जाएगा mg/2 म्यू प्लस 3। ये हमारे पास n1 की वैल्यू है। और दूसरा यहां पर अगर हम ध्यान दें, हमारा mg/2 टुवर्ड्स राइट है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg/2
प्लस F1, तो F1 की जो वैल्यू है दैट विल बी mg/2 1 माइनस म्यू। अब सिंपली एक चीज मैं लिख सकता हूं, F1 मस्ट बी लेस देन N1, म्यू N1। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो व्हाट आई कैन राइट इज mg/2 1 माइनस म्यू लेस देन mg/2 इंटू म्यू प्लस 3। दिस इज गॉन। सो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनेगा, म्यू स्क्वायर प्लस 4 म्यू माइनस 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। एक वैल्यू नेगेटिव आएगा, वो वैल्यू तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो सिंपली जो पॉजिटिव रूट है वही हमारा कंसीडर होगा। तो हमारे पास म्यू आ जाएगा ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो म्यू ग्रेटर देन आ जाएगा √5 माइनस 2। तो बी वाला इंसिडेंट होने के लिए म्यू जो है वो डेफिनेटली 1 से तो छोटा होना ही पड़ेगा, तभी हमारा ये एक्सीलरेशन हो पाएगा। 1 होने पर एक्सीलरेशन 0 है, तो A1 जो है वो हमारा एक्सेप्टेड नहीं है। तो बी वाले पार्ट के लिए म्यू मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल सो बी पार्ट इज डन। ये वाले पे हमें लाइक करेगा। अच्छा, डी पार्ट ऑटोमेटिकली हो गया है क्या? म्यू लेस देन √5 माइनस 2। सिंपल सी बात है, बोथ मूव्स। डी पार्ट तो हमारे पास डायरेक्टली हो गया है। यहां पर अगर हमारा उल्टा इनइक्वालिटी हो, यानी फ्रिक्शन मेरा सफिशिएंट ना हो, तो सिंपल सी बात है ये हमारा तुरंत मूव करेगा। ठीक है, यहां पर जो हमारे पास F1 का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये अगर सफिशिएंट ना हो तो ये तुरंत मूव करेगा। तो इसका बस उल्टा कंडीशन निकाल दो, म्यू लेस देन √5 माइनस 2, देन बोथ ऑफ देम मूव्स। ऑब्वियसली म्यू ग्रेटर देन 0 है। एंड नाउ इफ आई अंडरस्टैंड, सी पॉसिबल नहीं है। क्यों? सी इवेंट नॉट पॉसिबल। देखो, अगर ये मूव नहीं किया तो F1 का वैल्यू डेफिनेटली 0 है, और F1 का वैल्यू अगर 0 है, 0 का रिक्वायरमेंट है, तो फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ये मूव करने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो ये चीज हो ही नहीं सकता है। ये हमारा स्लाइड कर ही नहीं रहा है, और ये अपने आप पड़े पड़े स्लाइड कर रहा है। फिजिकली भी बात को समझने का ट्राई करो, ये संभव ही नहीं है। जब तक ये हमारा स्लाइड डाउन नहीं करेगा, ये अपने आप अगर इस तरफ स्लाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ही होगा, तो इसके अलावा वो स्लाइड करेगा ही करेगा। ये इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है, ये पड़े पड़े स्लाइड कर रहा है। ये घटना हमारा संभव ही नहीं है। तो सी में द इवेंट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 4 पॉसिबिलिटीज, एंड ये वाला जो है वो इस प्रोफाइल का एक मास्टर क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। सारे के सारे केसेस का एनालिसिस ढंग से देख लो। आई हैव डिस्कस्ड ऑल पॉसिबल केसेस। ओके।